किशोर पॉडकास्ट की ऑडियो स्टोरी श्रृंखला की प्रस्तुति कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई कहानी कंकाल। श्रोताओं की सुविधा के लिए कहानी की भाषा को थोड़ा सरल किया गया है, उसकी मूल भावना एवं घटनाओं को अपरिवर्तित रखकर। कहानी के मुख्य पात्र हैं कहानीवाचक भैया, शशि शेखर एवं कंकाल। कहानी पाठ में किशोर, कंकाल पल्लवी, शशि शेखर शुभम। लीजिए प्रस्तुत है कंकाल। हम बचपन के 3 दोस्त जिस कमरे में रहते थे उसके पास वाले कमरे में दीवार पर एक नर कंकाल लटका हुआ रहता था। रात को जब हवा चलती थी तो उसकी हड्डियों से खट खट की आवाज आती थी। दिन के समय हमें अपने हाथों से उसकी हड्डियों को छूना पड़ता था, क्योंकि हम पंडित जी के पास मेघनाद वध और कैम्ब्रिज स्कूल के एक स्टूडेंट के पास अस्थि विद्या सीखने जाते थे। क्योंकि हमारे माता पिता चाहते थे कि हम चुटकी बजाते ही सभी विद्याओं में पारंगत हो जाएं, और वो अपनी इस इच्छा में कितना सफल हुए, जो हमको जानते हैं उनको ये बताने की जरूरत नहीं है, और जो हमें नहीं जानते उनके लिए ये बात ना जानना ही ठीक है। इस बात को एक अरसा बीत गया। इस बीच हमारे दिमाग से अस्थि विद्या और उस कमरे से वह कंकाल कहाँ गायब हो गया, इसकी किसी को कोई खबर नहीं। और एक दिन घर में कहीं और जगह नहीं होने के कारण मुझे मजबूरी में उसी कमरे में सोना पड़ा जिस कमरे में वो कंकाल था। आदत भी नहीं थी और नींद भी नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते गिरजाघर के घंटे सुनता रहा। ऐसे समय कमरे के कोने में जो दीपक जल रहा था वो भी धीरे से टिमटिमाते हुए बुझ गया। इसके पहले भी हमारे परिवार में कुछ ऐसी दुर्घटना घटी है जो इस दिए के बंद होते ही मृत्यु सूचना की याद दिला देती है। ठीक उसी समय मुझे उस कंकाल की याद आ गई। उसके जीवन काल की बातें याद करते हुए अचानक मुझे लगा कोई जिंदा चीज दीवार पर हाथ रखकर पलंग के चारों तरफ धीरे धीरे टहल रहा है, और उसके सांसों की आवाज लगातार आ रही है, मानो वो कुछ ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा, और भी तेजी से कमरे में टहलने लगा। ठीक समझ में आ गया, ये जो नींद पूरी नहीं हुई इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन तब भी डर का एहसास होने लगा था, और इस एहसास को मिटाने के लिए ही जोर से आवाज लगाई, कौन? चलने की आवाज मेरे पलंग तक आकर रुक गई और जवाब भी मिला, मेरा वो कंकाल कहाँ गुम हो गया है, वही ढूंढने आई हूँ। कल्पना की जगत में रहते हुए ही तकिए को जोर से पकड़कर मैंने भी सहजता से पूछ लिया, इस आधी रात में अच्छा काम ढूंढ लिया है तुमने। वैसे उस कंकाल का क्या करोगी, जरा मैं भी सुनूं। अंधेरे में पलंग के पास से, बहुत पास से जवाब मिला, क्या बात कर रहे हो? मेरा हृदय उस कंकाल में था। मेरे 26 साल का यौवन उस कंकाल के चारों तरफ विकसित हुआ था। देखने का मन भी नहीं करेगा क्या? हाँ, बात तो तर्क संगत है, तो तुम खुद ही ढूंढो, मैं थोड़ा सोने की कोशिश करूं, उसने कहा। लगता है तुम अकेले हो, थोड़ा बैठ जाओ, कुछ बातें हो जाएंगी। 35 साल पहले मैं भी इंसानों के साथ बैठकर इंसान की तरह बातें करती थी, लेकिन यह 35 साल मैंने सिर्फ शमशान की हवा की तरह बिता दिया। आज तुम्हारे पास बैठकर इंसानों की तरह बातें करूं? मैंने महसूस किया मेरे पलंग के सिराहने आकर जैसे कोई बैठा
कोई उपाय नहीं है देखकर मैंने भी थोड़ा उत्साहित होकर कहा, हाँ ठीक ही है। ऐसी कोई कहानी बोलो तो जिससे मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाए। उसने कहा, अगर मजेदार कहानी सुनना चाहते हो तो अपने जीवन की ही कहानी सुनाती हूँ। गिरजाघर की घड़ी में 2 बज गए। जब इंसान थी और छोटी थी, तब जिससे बहुत ज्यादा डरती थी वो थे मेरे पति। मछली को तीर मारकर पकड़ने से जैसा लगता था, मुझे भी ठीक वैसा ही लगता था। मतलब जैसे एक अनजान अपरिचित जीव मुझे तीर मारकर मेरे जीवन के जलाशय से मुझे खींचकर बाहर ले जा रहा हो। किसी तरह भी उसे बचाना मुश्किल हो। शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। मेरे रिश्तेदारों ने भी शोक प्रकट किया। मेरे ससुर जी ने बहुत सारे गुण मिलाकर मेरी सासू माँ को कहा, शास्त्रों में जिसे विषकन्या कहा गया है, ये लड़की वही विषकन्या है। मुझे अच्छे से याद है। सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूं। कहानी की शुरुआत तो अच्छी है। तो फिर आगे सुनो। खुशी से अपने मायके लौट आई। उम्र बढ़ने लगी। लोग मुझसे छिपाने की कोशिश करते, लेकिन मैं अच्छे से समझ जाती थी। मेरे जैसी सुंदर लड़की ऐसे ही कहीं मिला नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने तो तुमको कभी नहीं देखा। नहीं देखा? क्यों? मेरा वो कंकाल? मैं मजाक कर रही हूँ। तुम्हें कैसे प्रमाण दूं? जिन बड़े बड़े गड्ढों में कभी सुंदर 2 नयन हुआ करते थे, लाल होठों पर हमेशा मुस्कुराहट हुआ करती थी, आजकल के पहनावे और हंसी के सामने जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। उन लंबी सूखी हड्डियों के ऊपर इतना लावण्य, इतनी लालिमा, परिपूर्ण यौवन रोज निखरता ही जा रहा था। तुम्हें ये सब बताते हुए मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। मेरे उस कंकाल से अस्थि विद्या भी सीखी जा सकती है, ये तब के बड़े बड़े डॉक्टरों को भी पता नहीं था। मैं जानती हूँ, एक डॉक्टर ने अपने दोस्त से कहा था कि मैं कनक चंपा लगती हूँ। इसका मतलब ये कि दुनिया में हर इंसान के शरीर से अस्थि विद्या सीखी जा सकती है, सिवाय मेरे शरीर से, क्योंकि मेरा शरीर फूलों की तरह है। कनक चंपा के अंदर क्या कंकाल है? मैं जब चलती थी तब मुझे एहसास होता था, मेरे चारों तरफ ऐसी रोशनी फैल जाती थी जैसे हीरे के चारों ओर रोशनी फैल जाती है। मैं बीच बीच में बहुत देर तक अपने हाथों को खुद ही देखती रहती थी। दुनिया के किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर ले ऐसे सुंदर हाथ। लेकिन मेरा वो बेहया, बेशरम, बूढ़ा हो जाने वाला कंकाल, उसने मुझे तुम्हारे सामने झूठा साबित कर दिया। तब मेरे पास कोई उपाय, कोई जवाब नहीं था। इसलिए पूरी दुनिया में मुझे तुमसे सबसे ज्यादा नाराजगी है। मन तो करता है मैं अपने उस 16 साल की बाली उम्र, नव यौवन रूप को तुम्हें एक बार दिखाऊं। हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों से नींद चुरा लूं, तुम्हारी अस्थि विद्या को देश निकाला कर दूं। मैंने कहा, अगर तुम्हारा शरीर होता तो मैं तुम्हारे शरीर को छू कर कह देता कि मेरे दिमाग में वो विद्या लेश मात्र भी नहीं है, और तुम्हारा वो दुनिया को भुला देने वाला पूर्ण यौवन रूप रात के अंधेरे में भी किसी रोशनी की तरह चमक रहा है। तुम्हें इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई दोस्त नहीं था। भैया ने शादी नहीं करने की कसम खाई थी
और मैं बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर अकेले ही सोचती रहती थी। पूरी पृथ्वी मुझे प्यार कर रही है। आकाश में सभी तारे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हवा खेल खेल में बार बार मुझे छूकर मेरे पास से गुजर जाती है। और ये घास जिस पे मैं पैर रखकर बैठी हूँ, अगर उसमें जान होती तो वह फिर से बेहोश हो जाती। संसार के सारे युवक पुरुष उसी घास की तरह मेरे पैर के चारों तरफ बैठे रहते। ये सब मैं सोचती थी। मन में बिना किसी कारण एक दर्द का अनुभव होता था। भैया के दोस्त शशि शेखर, जब वो मेडिकल कॉलेज से पास होकर आए तब वही हमारे फैमिली डॉक्टर बने। मैंने पहले भी छुप छुप कर उनको बहुत बार देखा है। भैया ना बहुत अद्भुत किस्म के थे। संसार को कभी आंख खोलकर देखते ही नहीं थे। हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते थे। दोस्त के नाम पर बस वही शशि शेखर थे। इसलिए बाहर से आने वालों में मैं सिर्फ शशि शेखर को ही देखती थी। सुन रहे हो? क्या लग रहा है? मैंने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, लग रहा है शशि शेखर बनकर जन्म लेता तो अच्छा होता। पहले पूरी कहानी तो सुनो। एक बार बारिश के दिनों में मुझे बुखार आया। डॉक्टर साहब देखने आए। हमारी पहली मुलाकात। संध्या की लाल आभा मेरे चेहरे पर पड़े जिससे मैं बीमार न लगूं, इसलिए खिड़की की तरफ चेहरा करके लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब ने कमरे में आते ही मेरे चेहरे की तरफ देखा। तब मैंने भी कल्पना में डॉक्टर बनके अपने चेहरे की तरफ देखा। उस शाम नर्म तकिए पर एक फूल के जैसा चेहरा, कुछ घुंघराले बाल मेरे माथे पर थे और शर्म से बड़ी बड़ी आंखों की पलकें जैसे माथे पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी ही नरमी से भैया को कहा, एक बार हाथ की नब्ज देखनी पड़ेगी। मैंने चादर के अंदर से एक थकी हुई सुंदर गोल हाथ बाहर कर दी। एक बार हाथ की तरफ देखा। इश! अगर नीले रंग की कांच की चूड़ियां पहनती तो ज़्यादा अच्छा लगता। रोगी की हाथ की नब्ज देखने में डॉक्टर साहब तो शर्मा ही गए। पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही सावधानी और कांपते हुए हाथों से नब्ज देखी। उन्होंने मेरे बुखार के ताप को समझा और मैंने भी उनकी नब्ज कैसी होगी इसका आभास किया। भरोसा नहीं हो रहा है? मैंने कहा, भरोसा नहीं करने का तो कोई कारण नहीं है। इंसान की नब्ज हर परिस्थिति में समान तो नहीं होती। इसी तरह स्वस्थ अस्वस्थ होते होते मैंने महसूस किया, मेरी भावनाओं में संसार के जो लाखों पुरुष थे उनकी संख्या कम होते होते एक पर आकर टिक गई। मेरी धरती पर जनमानस की संख्या 0 हो गई थी। इस पृथ्वी पर मात्र एक डॉक्टर और उसकी एकमात्र पेशेंट, बस और कोई नहीं। मैं शाम के समय छुप छुप कर एक बसंती रंग की साड़ी पहनती थी। अच्छे से जूड़ा बांध के सर पर मोगरे के फूलों का गजरा लगाती थी। हाथ में आईना लेकर बगीचे में जाकर बैठती थी। क्यों? खुद को देखकर तो मन तृप्त नहीं होता। सच में नहीं होता, क्योंकि मैं तो खुद को नहीं देखती थी। मैं तब अकेले बैठकर 2 हो जाते थे। मैं तब डॉक्टर बनकर खुद को देखती थी, मुग्ध होती थी, प्यार करती थी। अब से फिर मैं और अकेली नहीं रही। चलते वक्त अपने पैरों को देखती थी कि वो जमीन पर कैसे पड़ रहे हैं और सोचती थी डॉक्टर साहब को ये कैसे लग रहे होंगे। दोपहर को खिड़की के बाहर देखती थी।
एकदम सन्नाटा होता था। बीच बीच में दूर आकाश से एक चील की आवाज आती थी और कभी कभी हमारे बगीचे के दीवार के बाहर से फेरी वाला खिलौने ले लो, चूड़ी ले लो कहते हुए निकल जाता था। मैं एक सफेद चादर बिछा के खुद अपना बिस्तर सजाकर सोती थी और सोचती थी, इन हाथों को जिन्होंने ये बिस्तर सजाया है, कोई अपने हाथों में थाम कर प्यार से चुम्बन देकर चला जाए। सोचो, यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाए तो कैसा होगा? मैंने कहा, बुरा नहीं होगा, थोड़ा अधूरा जरूर है। बाकी रात अपनी सोच से इसे खत्म करने की कोशिश में बीत जाएगी। लेकिन इससे कहानी तो बहुत गंभीर हो जाएगी। इसमें मज़ा नहीं आएगा। इससे उसके अंदर के कंकाल के सारे दांत कैसे दिखेंगे? उसके बाद सुनो। कुछ दिनों के बाद हमारे घर की पहली मंजिल पर डॉक्टर साहब ने अपना दवाखाना खोला। तब मैं उनको बीच बीच में हंसते हंसते दवा की बातें, जहर की बातें, क्या करे तो इंसान की आसानी से मौत हो जाए, ये सब बातें करती थी। डॉक्टरी की बातें डॉक्टर के मुंह से ही सुनाई देती है। सुन सुन के धीरे धीरे मौत जैसे इस घर की एक परिचित सदस्य बन गई। मोहब्बत और मौत, बस इन दो चीज़ों को ही मैंने इस दुनिया में ठीक से देखा। मेरी कहानी अब समाप्त होने को आ रही है, सादा बाकी नहीं है। मैंने मृदु शब्दों में कहा, रात भी तो अब खत्म होने को आ रही है। कुछ दिनों से देख रही थी डॉक्टर साहब का मन कहीं और था। मैं जैसे कोई पोत सी हो गई थी। एक दिन मैंने देखा डॉक्टर साहब सज धज कर पहिया से उनकी बग्घी उधार ली। रात में कहीं जाना है। मैं रह नहीं पाई। भैया के पास जाकर बातों ही बातों में पूछा, भैया डॉक्टर साहब आपकी बग्घी लेकर कहाँ जा रहे हैं? भैया ने सहज से ही कह दिया, मरने। सच कहो ना, उन्होंने पहले की तरह ही सहज होकर कहा, अरे शादी करने। हाँ सच में। ऐसा कहकर मैं हंसने लगी। बाद में मैंने सुना कि शादी से डॉक्टर साहब को 12,000 रुपए दहेज मिलेंगे। लेकिन इस बात को मुझसे छुपाकर मेरा अपमान करने की क्या जरूरत? क्या मैंने उनसे कहा था कि ऐसा कोई भी काम करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगी? पुरुषों पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। मैंने पूरी दुनिया में एकमात्र पुरुष देखा और एक ही बार में सारा ज्ञान मिल गया था मुझे। शाम को डॉक्टर साहब पेशेंट देखकर जैसे ही आए, मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों डॉक्टर साहब, सुना है शादी है आपकी? खुशी देखकर डॉक्टर साहब आश्चर्य तो हुए ही और गंभीर भी हो गए। मैंने पूछा, आजा गाजा कुछ भी तो नहीं है? गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, शादी करना क्या इतने ही मजे की बात है? ये बात सुनकर तो मुझे और भी हंसी आ गई। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैंने भैया से कहा, ये सब नहीं चलेगा, बाजा बुलवाइए, रोशनी लगवाइए। भैया को कहते ही वो इतने व्यस्त हो गए जैसे किसी उत्सव की तैयारी करने लग गए हो। मैं बस बातें करने लग गई। नई दुल्हन घर आएगी तो क्या होगा, क्या करूँगी? मैंने पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब, शादी के बाद भी क्या आप पेशेंट की नब्ज टटोलते रहेंगे? भले ही इंसान का और खासकर पुरुषों का मन आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो बातें डॉक्टर के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। लगन देर रात में है। डॉक्टर साहब भैया के साथ छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। दोनों को ही इसकी आदत थी। इसके बाद आसमान में चांद दिखा। डॉक्टर साहब भूल गए क्या? जाने का समय हो गया है। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है। इस बीच
मैं डॉक्टर साहब के दवाखाने से थोड़ा सा पाउडर छुपाकर ले आई थी और डॉक्टर साहब के ग्लास में उनको बताए बगैर मिला दिया था। किस पाउडर को खाने से इंसान की मौत हो जाती है, यह मैंने डॉक्टर साहब से ही सीखा था। डॉक्टर साहब ने एक बार में अपना ग्लास खत्म किया और मेरी तरफ देखकर बोले, अच्छा चलता हूँ। मैंने एक बनारसी साड़ी पहनी और संदूक में जितने गहने थे सबको निकाल कर पहना, मांग भरकर सिंदूर लगाया, फिर अपने बकुल के पेड़ के नीचे बिस्तर सजाया। बहुत ही सुंदर रात थी। चारों तरफ ज्योत्सना, मोगरे के फूलों की खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। आसपास की आवाजें जब धीरे धीरे दूर चली गई, ज्योत्सना की रात जब धीरे धीरे अंधकार में बदल गई, इन पेड़ों के पत्ते और आकाश, इस धरती की सारी चीजें, तब मैं अपने आंखों को बंद करके हंसने लगी। मेरी इच्छा थी जब लोग मुझे आकर देखे तब मेरी हंसी एक रंगीन नशे की तरह मेरे होठों पर लगी रहे। इच्छा थी जब देर रात मैं अपने सुहागरात वाले कमरे में जाऊं तब भी यहाँ से वो हंसी अपने साथ लेकर जाऊं। कहाँ है मेरा वो सुहागरात वाला कमरा? कहाँ है मेरा वो नई दुल्हन की तरह सजना? अचानक खटखट की आवाज सुनकर जागी और देखा मुझे लेकर 3 लड़के अस्ति विद्या सीख रहे हैं। जिस जगह कभी दिल की धड़कन धक धक करती थी और यौवन की पंखुड़ियां एक एक करके खिलती थी, वहां पर मास्टर जी वेद दिखाकर कौन सी हड्डी का क्या नाम है सिखा रहे हैं। और वो जो आखिरी पल में एक मुस्कुराहट अपने होठों पर ले आई थी, उसकी कोई भी निशानी तुम्हें दिखी थी क्या? कहानी कैसी लगी? मैंने कहा, कहानी तो बहुत मजेदार थी। ठीक उसी समय भोर की पहली चिड़िया चहचहाने लगी। मैंने पूछा, अभी भी हो क्या? कोई जवाब नहीं मिला। कमरे के अंदर सुबह की पहली किरण ने प्रवेश किया। आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना कंकाल। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।